गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, BNMU वेस्ट कैंपस, PG सेंटर सहरसा। आप तमाम छात्रों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन कक्षा में आज हमारा टॉपिक होगा डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व, जो कि MA अर्थशास्त्र सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस CC फर्स्ट के मॉड्यूल 3 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सप्लाई या डिमांड का स्वरूप कैसा होता है। सप्लाई का अर्थ, परिभाषा एटसेट्रा के बारे में आप पहले ही जानते हैं, इसलिए मैं समय न गवाते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलता हूं, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व। डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व अर्थात पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति। उत्पादक संतुलन शीर्षक के अंतर्गत हमने इस बात का अध्ययन किया था कि एक फर्म संतुलन में तब होता है जब दो शर्तें संतुष्ट होती है। पहला शर्त है MR=MC, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दोनों शर्त है। ये पहला MR=MC और दूसरा MC वक्र MR को नीचे से काटे। ये दोनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है, जिसके कारण फर्म का AR अर्थात एवरेज रेवेन्यू उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए स्थिर होता है, और यदि AR स्थिर होता है तो AR बराबर MR पाया जाता है। छात्रों, जब हम डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व का अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन दो भाग में बांटकर करते हैं। पहला, अल्पकाल में पूर्ति वक्र, और दूसरा दीर्घकाल में पूर्ति वक्र। तो अब पहले मैं आपको अल्पकाल में पूर्ति वक्र बतलाऊंगा और उसके बाद दीर्घकाल में पूर्ति वक्र के बारे में बतलाऊंगा। तो आप देख सकते हैं, अल्पकाल में पूर्ति वक्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MR=MC रूल के अनुसार जब P बराबर ABC बिंदु से ऊपर की ओर जाता हुआ MC वक्र होगा तो उसे ही हम सप्लाई कर्व कहेंगे। हम सभी जानते हैं
कि अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि कुछ भी प्राप्त हो सकता है, जिसकी चर्चा हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म टॉपिक के अंतर्गत किया था। या आप इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म टॉपिक के अंतर्गत जो छात्र इसे नहीं पढ़े होंगे अवश्य पढ़ लेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि अल्पकाल में कोई भी फर्म अपने स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हानि को उठा सकता है। अतः किसी भी फर्म को उद्योग में बने रहने के लिए कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत अर्थात एबीसी के बराबर कीमत अवश्य मिलनी चाहिए, अर्थात P बराबर एबीसी। तो आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कि ये हमारा एसी वक्र, ये हमारा एमसी वक्र और ये हमारा एबीसी। एसी से नीचे एबीसी होता है क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो होता है यह टोटल कॉस्ट से औसत निकाला जाता है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जुड़ा नहीं रहता है। वो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का औसत है, तो वो हर हमेशा एसी कर्व के नीचे रहेगा। और एमसी कर्व जो आप देख पा रहे हैं ये एसी और एबीसी के नीचे से एमसी कर्व गुजरेगा जो रूल कहता है। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एबीसी का लोवेस्ट पॉइंट यहां है S1 बिंदु पे, यहां एबीसी का लोवेस्ट। अब इससे नीचे जो एमसी कर्व का भाग है ये यहां और इसके ऊपर का भाग S1 से ये एमसी तक। तो S1 से लेके ये एमसी कर्व जो है ऊपर, यही सप्लाई कर्व है। कहने का मतलब कि एबीसी का जो निचला बिंदु है, पॉइंट है, कम से कम इसके बराबर कीमत उत्पादक को मिलनी चाहिए, विक्रेता को मिलनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त चित्र में MR बराबर MC रूल के अनुसार उत्पादक को कम से कम P इक्वल टू ABC जरूर मिलनी चाहिए। और जब कीमत OP1 रहेगा तब फर्म S1 बिंदु पर ABC के बराबर कीमत प्राप्त करेगा, जिस S1 पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। और यह पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यह कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में MR इक्वल टू AR बराबर P1 को प्रदर्शित कर रहा है। और फर्म
इस कीमत पर OQ1 मात्रा का उत्पादन करेगी और यह S1 से ऊपर का भाग कम से कम S1Q1 के बराबर कीमत मिलने के बाद S1 से ऊपर जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा, आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे बढ़ेगा वही उसका सप्लाई कर्व कहलाएगा। तो आप अल्पकाल में सप्लाई कर्व कैसे बना, सप्लाई कर्व का डेरिवेशन कैसे हुआ, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम दीर्घकालीन सप्लाई कर्व की ओर चलते हैं। दीर्घकालीन सप्लाई कर्व पूर्ति वक्र। दीर्घकाल ऐसा समयावधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी साधन दीर्घकाल में स्थिर नहीं रहता तथा सभी फर्मों को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि दीर्घकाल में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। इस प्रकार दीर्घकाल में फर्म तभी तक उत्पादन जारी रख सकता है जब उसे कीमत उसके AC के बराबर हो, अर्थात P = AC। इसीलिए P = AC को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, अर्थात न लाभ न हानि वाली स्थिति। इस प्रकार फर्म का पूर्ति वक्र P = AC बिंदु से ऊपर मार्जिनल कॉस्ट अर्थात MC वक्र का भाग होगा। ये यहां तो चूंकि कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए यहां ABC की चर्चा नहीं होती, केवल AC की चर्चा होती है। और AC के लोवेस्ट बिंदु से MC गुजरेगा और AC का जो ये लोवेस्ट पॉइंट है जिसको हमने S1 से दिखलाया है, इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहां कीमत OP1 के बराबर है और OQ1 उत्पादन मात्रा है। ये AC का जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर का भाग ही सप्लाई कर्व होगा, जिसे मैंने रेड कलर से बनाया है। S1 से लेकर ऊपर MC तक। चित्र से स्पष्ट है कि S1 बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां P = AC है। इस बिंदु पर OQ1 वस्तु का उत्पादन करती है। यदि इस कीमत से कम कीमत मिले तो कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगा। अतः अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ति वक्र का निर्धारण कैसे होता है, और ये पूर्ति वक्र बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये MC कर्व ही है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है अल्पकाल में ABC से शुरू होता है और दीर्घकाल में AC के न्यूनतम बिंदु से ही शुरू होता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगले टॉपिक में मॉड्यूल 4 स्टार्ट करूंगा। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और अगली कक्षा में
पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।